हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीजीएल अड्डा आरबी। ये बिहार एसएससी का सेकेंड इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट है। ये स्पार्क पब्लिकेशन का है और ये अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, अपना कमर कसिए और तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है और कंपटीशन भी बहुत हाई लेवल का होने वाला है। तो इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है, जिसका आज दूसरा प्रैक्टिस सेट चलाएँगे। इससे पहले ये दोस्तों, यदि प्रैक्टिस सेट 1 आप नहीं देखे हो तो आप जाओ और ये प्लेलिस्ट में सब रखा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, अब आपको सेट 2 पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। और यदि आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाइए, और जो कि टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे जाके आप ऐड हो जाइए और वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस सेट चलाते जाएंगे, आपको पीडीएफ भी मिलता जाएगा। तो वहाँ जाके आप पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद ये जीके भी देखिए। तो चलिए, अब टेस्ट इसका स्टार्ट करते हैं जीके से। तो इसमें देखिए, विशिष्टाद्वैत दर्शन क्वेश्चन नंबर 1 है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु स्वामी, ऑप्शन बी है माधवाचार्य, ऑप्शन सी है निम्काचार्य, ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामानुजाचार्य, जो कि विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक थे। और रामानुजाचार्य जो थे, ये वैष्णव संत थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। और बहुत सारे हैं, जो जैसे अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य। और उसके बाद द्वैतवाद कौन है? तो आनंद तीर्थ है। द्वैतवाद का कौन है? तो आनंद तीर्थ। शुद्ध द्वैत का कौन है? तो बल्लवाचार्य। और द्वैताद्वैत का कौन है? तो निम्काचार्य। तो ये निम्काचार्य जो है द्वैताद्वैत का है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी चट्टान में नत वलन यानी डाउनफॉल्ड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अभिनति, ऑप्शन बी है पश्चन्नति, ऑप्शन सी है अपनति और ऑप्शन डी है शीर्षनति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अभिनति, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो डाउनफॉल्ड जो भी होगा, नत वलन, तो इसका आंसर क्या होगा? अभिनति होगा। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में क्या है? ऑप्शन ए है पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बारे में जानते हैं, तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या? दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो होता है दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में क्या है दोस्तों? तो यह है यहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसमें हंगुल और कश्मीरी हिरन भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो हंगुल है, और क्या है? तो कश्मीरी हिरन के लिए दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए है आनंद, बी है सिद्धार्थ, सी है सारिपुत्र और डी है वर्धमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्धमान, ऑप्शन डी। भगवान महावीर जो थे, इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। तो महावीर जो थे, ये जैन धर्म के तीर्थकर थे। और ये कैवा तीर्थकर थे? तो 24वें। महावीर जो थे 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अपना बिहार में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वर्धमान यानी महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके जन्म के पश्चात राज्य में उन्नति होने के कारण इनका नाम वर्धमान पड़ा, क्योंकि इसके राज्य में वृद्धि होने लगा, इसलिए वर्धमान नाम पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की टोटल 3 राजधानी होती है। तो इसमें जो है प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? ऑप्शन ए है डरबन, ऑप्शन बी है केपटाउन, ऑप्शन सी है प्रिटोरिया और ऑप्शन डी है ब्लोमफॉन्टेन। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक राजधानी क्या है दक्षिण अफ्रीका का, तो यह प्रीटोरिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका जो है महाद्वीप के ये जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है दक्षिण अफ्रीका। इस देश में 3 राजधानियां जैसे प्रीटोरिया है, तो प्रीटोरिया किसकी है, तो प्रशासनिक राजधानी है, कार्यपालिका वाला है। और ब्लोमफोंटेन जो है तो ये क्या है, तो न्यायिक राजधानी है। केप टाउन क्या है, केप टाउन जो है, केप टाउन ये है विधायिक राजधानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो साथी ऐप, ये जो साथी परियोजना है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है संचार, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साथी ऐप जो है शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित है। तो इसके बारे में भी जान लें कि साथी जो है यह परियोजना नीति आयोग ने झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में के साथ मिलकर जो है ये 2018 में शुरू किया गया था। और इस योजना के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में इन राज्यों को आदर्श बनाया गया था। और साथी, ये जो है साथी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जोजिला टनल, ये जो है जोजिला टनल कहाँ स्थित है। तो जोजिला जो टनल है ये जो है सुरंग है, जोजिला सुरंग, ये कहाँ है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जोजिला कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो है जोजिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। यह लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमार्ग और द्रास शहर में के बीच हिमालय में जोजिला के पास स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, तो जोजिला जो है ये है 14.2, ये 14.2 किलोमीटर लंबी ये टनल है। ये सुरंग कितना लंबा है, तो 14.2 किलोमीटर लंबा है जोजिला सुरंग। इस सुरंग से श्रीनगर और कारगिल के बीच साल भर सड़क संपर्क बने रहते हैं। कहाँ से, तो श्रीनगर और कारगिल से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजना का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत की सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है गोदावरी ब्रिज, ऑप्शन बी है बोगीबिल ब्रिज, ऑप्शन सी है हावड़ा ब्रिज और ऑप्शन डी है पब्बन ब्रिज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोगीबिल ब्रिज, ऑप्शन बी, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश को सड़क से जोड़ने वाला है बोगीबिल ब्रिज। चलिए इसके बाद इसमें जो है, चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन चलते हैं 10। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन ग्रंथ है। तो प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऑप्शन ए है विष्णु पुराण, ऑप्शन बी है रघुवंशम, ऑप्शन सी है ऋतु संहार, ऑप्शन डी है अभिधर्म कोश। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है दोस्तों ये है अभिधर्म कोश। इसका राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये किसको जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या है बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो और उसके बाद जावा और हिंद महासागर को, जावा और हिंद महासागर को कौन सा जोड़ता है, तो यह है सुंडा जल संधि जो है ये जोड़ता है जावा और हिंद महासागर को। चलिए उसके बाद अटलांटिक महासागर और हडसन को, अटलांटिक महासागर और हडसन को जो जोड़ता है ये हडसन की खाड़ी ही, हडसन जल संधि जोड़ता है अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को। और उसके बाद भूमध्य सागर अटलांटिक सागर को, भूमध्य सागर अटलांटिक सागर को कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है जिब्राल्टर।
इसका होगा जिब्राल्टर। तो ये भी याद कर लेना है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, महान साहित्यिक कृति क्या है? तो मृच्छकटिकम किसने लिखा है? इसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए है शूद्रक, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है भास और ऑप्शन डी है हर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शूद्रक होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। तो शूद्रक जो है, शूद्रक नामक राजा ने मृच्छकटिकम नामक साहित्य की रचना किया था। और शूद्रक का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। मृच्छकटिकम एक नाटक है। इसके 10 अंकों में ब्राह्मण चारुदत्त जो एक चक्र से निर्धन है तथा वह उज्जैनी को प्रसिद्ध गणिक वसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी इसमें वर्णित है दोस्तों। तो चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मृच्छकटिकम किसका लिखा हुआ? शूद्रक का लिखा हुआ है एक नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं भी देख लेना है। तो ऑप्शन ए है राजमन्नार समिति, ऑप्शन बी है सहकारी समिति, ऑप्शन सी है पंछी समिति और ऑप्शन डी है कोठारी। तो देखिए, राजमन्नार है या सरकारिया है या पंछी है और कोठारी आयोग, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोठारी आयोग। यह जो है केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि और सब तीनों जो है, राजमन्नार समिति है, सरकारिया आयोग है और पंछी आयोग जो है, ये सभी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो इसमें जो है सन 1964 में ये कोठारी आयोग का स्थापना हुआ था। और उस समय जो था किसका सरकार था? तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया था कोठारी आयोग। और यह जो है 1966 में अपना रिपोर्ट दे दिया था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है जॉन रस्किन, ऑप्शन सी है टी.एस. इलियट, ऑप्शन डी है लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो है। तो प्लेटो जो है यह 380 ईसा पूर्व में 380 BC में उस समय जो है यह ग्रंथ का रचना किया था। और इसमें जो है सुकरात की वार्ताएं वर्णित है। इसमें सुकरात की बातें इसमें है वर्णन किया हुआ रिपब्लिक में। और इस किताब में न्याय नगर तथा न्याय प्रिय मानव की चर्चा किया गया है रिपब्लिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो 2014 में जो है भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 जून 2014 को बना था। ये तेलंगाना बना था। इसका राइट आंसर ए है। तो ये जो है 2 जून को बना था तेलंगाना। तेलुगु भाषियों की भूमि है तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, OECD का मुख्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है जनेवा, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है पेरिस। तो OECD, ये जो है OECD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो OECD जो होता है इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस, फ्रांस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और OECD का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारडोली सत्याग्रह से संबंधित है? तो बारडोली सत्याग्रह से जो संबंधित व्यक्ति है इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है महावीर, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह बारडोली सत्याग्रह से संबंधित है। और इसी समय बारडोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि भी दिया था। और ये बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 को। ये भी याद कर लेना है। यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 को हुआ था। चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर है 18, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोना उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? कर्नाटक का कोलार है जो कि सोना का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
सोना का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक का कोलार है। और इसमें जो है तो सोना और जो है यहाँ पर जो है 1880 में सोने का खनन शुरू किया गया था 1880 में कर्नाटक में, 1880 में। लेकिन यहाँ पर जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी सोने की खान बहुतायत मात्रा में पाया गया है। कहाँ का? झारखंड और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दास वंश। दास वंश जो है इसको हम क्या कहते हैं? मामलुक वंश भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गुलाम वंश भी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है नसरुद्दीन महमूद। तो दास वंश इसकी स्थापना जो है किया था, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और ये किया था 1206 में। ये भी रिमेंबर कर लेना है। तो दास वंश की स्थापना कब हुआ था? 1206 में हुआ था। और ये जो है दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? तो यह जो था गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना इसीलिए किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही दयाशील आदमी था, इसलिए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श यानी लाखों को दान करने वाला लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। तो इससे जितने भी पॉइंट निकलते हैं इसे भी रिमेंबर कर लें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो था इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2000 को, 15 अगस्त 2014 यानी 2014 में इसका जो है योजना चालू हुआ था, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसमें जो है और इसका जो शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 से पूरे देश में लागू हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो सीधा जानिए 1912 में जो था वायसराय कौन था? कर्जन था। ऑप्शन ए है कर्जन, ऑप्शन बी है डफरिन, ऑप्शन सी है हार्डिंग और ऑप्शन डी है इरविन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हार्डिंग होगा। ये हार्डिंग सेकेंड था, ऑप्शन सी होगा हार्डिंग सेकेंड। तो ये जो है हार्डिंग सेकेंड था, भारत के वायसराय के रूप में हार्डिंग सेकेंड जो सेकेंड था। ये कब से? 2014 से। और ये जो था 2010 से, हार्डिंग द्वितीय जो था 2010 से लेकर ये जो है देखो 2010 से लेकर 2016 तक ये अपना शासन किया था। यहाँ भारत में वायसराय बन के रहा था। तो हार्डिंग द्वितीय के कब से कब तक था? तो 2010 से 2016 तक रहा था। और 2014 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ये हार्डिंग द्वितीय के समय ही हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। इसी के काल में 2012 में क्या हुआ था? 2012 में ये जो हुआ था हार्डिंग द्वितीय के समय 1912 में क्या हुआ था? तो 1912 में जो हुआ था दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। तो ये भी याद कर लेना है 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना था। उस समय भी हार्डिंग द्वितीय ही मौजूद था और हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक भारत में वायसराय बन के रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी NEP, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो है कब चालू हुआ था भारत में? तो क्या आपको पता है? ऑप्शन बताए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 2018, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 1990। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1991 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी चालू हुआ था, नई आर्थिक नीति जो हुआ था चालू हुआ था।
इसी को कहते हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश की प्रक्रिया, यही चालू हुआ था 1991 में चालू हो गया था। उस समय जो था 1991 में जो था, तत्काल जो था वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, तथा प्रधानमंत्री कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव। ये भी आपको याद रखना है। वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो कौन से राज्य है जिसमें विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केरल, यानी कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। और इसमें जो है विधान परिषद कितने राज्यों में? तो कुल 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। किसमें है? तो ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन बताइए कब किया गया था? 15 अगस्त 2015 को, या 2 अक्टूबर 2014 को, या 15 अगस्त 2014 को, या 2 अक्टूबर 2015 को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 5। तो इसमें जो है राइट आंसर इसका क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी, यानी 5 है शक्ति है जिसके पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर उसी के पास है जो अस्थाई अध्यक्ष होते हैं। तो अस्थाई जो होते हैं 5 ही हैं, और अस्थाई 10 होता है, 10 देश है जो अस्थाई अध्यक्ष होते हैं, और 5 होते हैं, 5 देश जो होता है वो अस्थाई होता है। तो इसके बाद चलिए, और 5 जो होते हैं अस्थाई अध्यक्ष कौन कौन होते हैं? तो 5 देश है, ये है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये भी याद कर लेना है। और सबसे अधिक बार वीटो किस देश को लगा था? तो वो लगा था रूस में। रूस ने सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया था। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे अधिक बार किसने लगाया वीटो? तो रूस ने लगाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शुरुआत 2001 में किया था, और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और यह जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों से जोड़ता है। ये था दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ये 4 महानगर हैं, उसको जोड़ने का ये सड़क मार्ग था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री, ये इम्पोर्टेंट, ये कुटुम्बश्री जो है कुटुम्बश्री को लागू किया गया? कहाँ किया गया? तो केरल में, या पश्चिम बंगाल, या आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुटुम्बश्री योजना ये हो गया केरल में। कुटुम्बश्री योजना कहाँ चालू हुआ? तो केरल में, और ये हुआ था 1998 में। ये भी याद कर लेना है, कुटुम्बश्री योजना कब चालू हुआ था? तो केरल में और 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया था। और इसमें जो है स्वदेशी तकनीकी से निर्मित यह भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोयान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसलिए अभी जो है इसे हटा भी दिया गया है, लेकिन इसे कितना पृथ्वी से कितना दूर रखा गया था? तो ये रखा गया था 594 किलोमीटर पृथ्वी से दूर था।
चलिए अब इसमें जो है इसका वजन जो था 340 किलो था, 340 केजी का था आर्यभट्ट। और इसमें जो है इस अभियान में 3 प्रमुख लक्ष्य थे, वायु विज्ञान का प्रयोग, भौतिक विज्ञान का तथा एक्स किरणों का खगोलीकरण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है भारतनाट्यम और ऑप्शन डी है कथकली। तो देखिए आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ऑप्शन ए राइट होगा। कथक जो है यह है उत्तर भारत का। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये शुरू किया गया था 2015 में। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 में है कि व्यापकत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंगस, ऑप्शन बी है जनरल डायर, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डलहौजी होगा, जिसने व्यापकत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाया था। और इसमें क्या हुआ था, कई राज्यों को किसी भी तरह अपने ब्रिटिश भारतीय राज्य में मिला लिया करता था। और इसका सबसे पहला शिकार कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था 1848 में वो बना था पहला राज्य सतारा। तो ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसको निश्चित ही याद कर लें। 1848 में पहला राज्य बना था। डलहौजी का व्यापकत नीति के सिद्धांत पे पहला राज्य जो है बना था वो था सतारा राज्य को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? इसका ऑप्शन है 1961, ऑप्शन बी है 1963, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1962। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 1962। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। इसमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे विक्रम साराभाई जो था अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। और 1969 में इसे इसका नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रख दिया गया था। तो ये भी जान लेना है, इसरो का स्थापना भी बोलेगा। तो इसरो जो हुआ था 1969 में हुआ था। इसरो यानी इसरो जो होता है ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33, दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी दहेज प्रथा जो इसका रोक कब लगा था? 1963 में कि 1960 में या 1961 में या 1965 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1961 में दहेज प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेन देन के सहयोग करने वाले को 5 साल की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में 1983 ईस्वी में संशोधन के बाद धारा 498A को जोड़ा गया था। ये धारा था 498A, इस धारा के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 34, नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है मिलता है कितने क्षेत्रों में? तो ये मिलता है 6 क्षेत्रों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये जो है नोबेल अवार्ड जो है इसकी शुरुआत जो है अल्फ्रेड नोबेल जो थे वैज्ञानिक, उन्हीं के याद में 1901 ईस्वी से नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये भी याद कर लेना है, नोबेल अवार्ड 1901 ईस्वी से दिया जाता है नोबेल अवार्ड। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और कौन कौन से विषय में दिए जाते हैं? तो एक हो गया फिजिक्स, एक फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है और एक मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। और उसके बाद साहित्य में दिया जाता है, साहित्य में। और उसके बाद
शांति यानी पीस, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में दिया जाता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन साइंस। उसके बाद साहित्य यानी लिटरेचर, इसको एल लगा देते हैं, लिटरेचर यानी साहित्य में दिया जाता है। उसके बाद पीस यानी शांति में, और ये दिया जाता है इकोनॉमिक्स में, यानी कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे नया नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कैगा है, ऑप्शन ए कैगा, ऑप्शन बी कल्पक्कम, ऑप्शन सी है कुंडलकुलम, और ऑप्शन डी है तारापुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, यानी कुंडलकुलम जो है यह सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ये कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है, और यह परियोजना 2013 में 2013 यानी कि 2013 में शुरू किया गया था, और 1921 में इसकी 5वीं और 6ठी इकाई का भी शुरू किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय पावर प्लांट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 क्वेश्चन जो है, इसमें कहा जाता है कि भारत रत्न का प्रावधान कब से चालू हुआ है? तो भारत रत्न कब से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 1954। ये है भारत रत्न 1954 से स्टार्ट किया गया था। और ये जो है, ये सबसे पहले जो भारत रत्न किसको मिला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर जो है ये है 37। इसमें कहा जाता है कि 1931 में निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है नेली सेनगुप्ता, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो 31 में जो है इंडियन नेशनल नेशनल कांग्रेस है, इसका जो है अध्यक्ष जो हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ था। इसका सम्मेलन जो था ये 46वां संविधान अधिवेशन था, ये 46वां कांग्रेस अधिवेशन था 46। ये जो था 46 था, 46वां कांग्रेस सम्मेलन था। और इसमें जो है यह कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था, कराची, पाकिस्तान के कराची में ये अधिवेशन हुआ था। 1931 का अधिवेशन 46वां था कांग्रेस अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इसी कराची अधिवेशन में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोले थे? तो बोले थे मौलिक अधिकार की मांग को रखा गया था कराची वाला 1931 के 46वां कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ टोटल 4 युद्ध लड़ा गया था, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 लड़े थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, 4 युद्ध लड़े गए थे। तो कौन कौन सा युद्ध था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि प्रथम जो था ये हुआ था 1767 से 69 में हुआ था। उसका द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1780 से 84 हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था, ये हुआ था 1790 से 92। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था युद्ध, ये हुआ था 1799 में। टोटल अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? तो ये था 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यह है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट सहित भारत की समुद्री तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो 39 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7517 किलोमीटर। यही इसका राइट आंसर है, 7517 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। भारत की कुल समुद्री सीमा जो है 7516.6 है, यानी कि 7517 किलोमीटर है। और भारत की कुल जमीनी सीमा कितना है? 15,106। जमीन वाला जो है 15,106, यानी लगभग में 15,000 किलोमीटर मान लिया जाता है। चलिए उसके बाद और क्या? तो भारत की थल सीमा जो है इसका जो है कुल 7 देशों से सीमा टच करता है। क्वेश्चन नंबर 40। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल परिसर का जो निर्माण शुरू किया गया था वो कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1641, ऑप्शन बी है 1632, ऑप्शन सी है 1651, और ऑप्शन डी है 1621।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1632। ताजमहल परिसर का निर्माण जो है शुरू हुआ था 1632 में स्टार्टिंग किया गया था, और उसके बाद 1643 में ये कंप्लीट हो गया था। 1632 से 1643 तक ये बना था और ये बन के तैयार हो गया था ताजमहल। और इसका निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने कराया था। ताजमहल के निर्माण में कितने रुपया लगा था? तो टोटल उस समय 320 लाख, उस समय जो था 320 लाख रुपया लगा था ताजमहल बनाने में। तो समझिए कितना बड़ा रकम उसमें लग गया था, जो कि वर्तमान में इसको हम 827 मिलियन डॉलर के लगभग बराबर मान लेते हैं, अभी के बराबर। अभी के समय जो वो पैसा लगा था 827 मिलियन डॉलर लगा था। सोचिए कितना बड़ा रकम था। चलिए अगला क्वेश्चन है 41। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है कोलेरू झील? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो कोलेरू झील जो है यह जो है आंध्र प्रदेश में, इसका राइट आंसर होगा ए। और ये जो है मीठे पानी की झील है। और पुलिकट झील, हुसैन सागर झील और ये सभी झील जो है ये भी है आंध्र प्रदेश में ही है। तो ये कोलेरू झील, पुलिकट झील और हुसैन सागर झील ये सभी आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार मौजूद है? भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 1 और ऑप्शन डी है भाग 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाग 3 में जो है क्या है? तो मौलिक अधिकार है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये भी याद कर लेना है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद है 12 से 35 तक, ये भी याद कर लेना। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3 होगा, जो कि और दोस्तों इसमें और ये जो है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार जो है यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। यह भारत का अधिकार पत्र भी इसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को, भारत का मैग्ना कार्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 43। आर.के. नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए है मालगुडी डेज, ऑप्शन बी है द इंग्लिश टीचर, ऑप्शन सी है स्वामी एंड फ्रेंड्स और ऑप्शन डी है द गाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा सी है, यानी स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है आर.के. नारायण का पहला उपन्यास है। तो ये जो है आर.के. नारायण जो थे भारत के अंग्रेजी साहित्य के 3 महान उपन्यासकार में गिने जाते हैं। 2 अन्य जो हैं उपन्यासकार वो है मुल्क राज आनंद तथा अगला है राजा राव। और आर.के. नारायण का भले ही ये स्वामी एंड फ्रेंड्स पहला उपन्यास है, परंतु गार्ड, मालगुडी डेज और आदमखोर उपन्यास से इन्हें प्रसिद्धि मिली है। ये पहला उपन्यास तो ठीक है स्वामी एंड फ्रेंड्स है, लेकिन आर.के. नारायण को उपलब्धि कहाँ से मिला है? कौन कौन से उपन्यास से? तो गाइड से, मालगुडी डेज से और आदमखोर, ये सभी उपन्यास से इनको प्रसिद्धि मिली है, पॉपुलरिटी, नेम एंड फेम। चलिए क्वेश्चन नंबर है 44। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी जो था इसका स्थापना किसने किया? तो इसका जो है तो इसमें जो है लाला हरदयाल और काशीराम जो किया था। तो इसमें ऑप्शन डी में है लाला हरदयाल, तो मार दीजिए डी, 44 का डी होगा। और ये जो कब किया गया था गदर पार्टी का स्थापना? तो 1913 में 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को क्या किया गया था? गदर पार्टी का स्थापना किया था। इसमें लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना किया था। सोहन सिंह भाखना इसके प्रमुख अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे और काशीराम इसके प्रथम कोषाध्यक्ष थे। इस संस्था के अध्यक्ष माध्यम से गदर नामक पत्रिका की शुरुआत किया गया था, जो कि उर्दू भाषा में लिखा हुआ था, गदर पत्रिका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 है फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी है मार्क जुकरबर्ग और ऑप्शन डी है माइकल एस डेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो फेसबुक का संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग।
तो इसके बारे में जान लेते हैं। मार्क जुकरबर्ग का जन्म हुआ था 1984 में। 1984 में मार्क जुकरबर्ग का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इन्होंने 4 फरवरी 2004 को फेसबुक का स्थापना किया था। 2004 में 4 फरवरी 2004 में फेसबुक का स्थापना किया था। फेसबुक का मुख्यालय जो है मेनला पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहाँ है भाई? आ जाओ। ये हो गया 46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है दिसंबर 1889, नवंबर 1889, जून 1885 या दिसंबर 1885। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी ये होगा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस जो था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बॉम्बे में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसमें कितने टोटल उस समय जो था 72 व्यक्ति था। तो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका ये आयोजन किया गया था। प्रथम आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम आयोजन कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। और इसमें जो था प्रथम इसका अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी। WC बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष था। और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। तो ये भी याद कर लेना है। प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। और इसका संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के किस भाग में है? तो सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48। इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामान खरीदने या बेचने को क्या कहते हैं? तो इसको तो ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई कॉमर्स होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो 49 जो है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो है नर्मदा, ताप्ती ये सब गिरती है। तो इसका राइट आंसर तापी है। तो इसी को मारिए, ऑप्शन ए होगा राइट होगा इसका आंसर। और तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में के मुल्ताई से निकलकर गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर ताप्ती नदी के साथ साथ जो नर्मदा माही नदी भी इसी से निकलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए है। तो समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा जो है यह किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्री नर्सरी से लेकर 12 क्लास तक के लिए, यानी इसका राइट आंसर होगा ए। प्री नर्सरी से 12 क्लास तक के लिए बच्चों के लिए है समग्र शिक्षा। चलिए अब चलते हैं साइंस के क्षेत्र में, तो इसे भी देखते चलें। तो दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर आपको अच्छे अच्छे पढ़ाई से संबंधित सभी नोट्स मिलते हैं और वीडियो मिलते हैं। और अभी जो आप पढ़ रहे हैं इसका PDF भी आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाके आप ऐड हो जाइए, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं और इसको आप सेट बनाकर फिर आप इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। अच्छा रहेगा, आपको याद होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 51। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लें। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 बाइट के बराबर। 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। और इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ये भी जान लेना है। तो चलिए 52। कौन सा एक उपधातु है? तो ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो ये जो है उपधातु कौन सा है? तो यह है सिलिकॉन। इसका राइट आंसर होगा डी, यह है उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? तो ये उपधातु है। और उपधातु किसे कहते हैं? तो वे धातु जिसमें धातु, उपधातु वो होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे कहते हैं उपधातु।
और उपधातु में टोटल 7 आते हैं, उपधातु हैं। और कौन कौन से हैं तो आपको वो भी याद कर लेना। टोटल 7 उपधातु हैं। और कौन कौन से हैं तो ये हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। कौन कौन से हैं तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। तो ये 7 है जो कि उपधातु है। तो इसे भी आप याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है मेटाजोआ, ऑप्शन सी है कोइनोजोआ और ऑप्शन डी है पायरियम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेटाजोआ। यह है क्या प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है मेटाजोआ का। तो मेटाजोआ जो होते हैं इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं। और इसके अंतर्गत पेरिफोरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज और स्केलमिन्थीज और एनीलिडा जो हैं ये सभी प्राणी मेटाजोआ के अंतर्गत आता है। तो इसे भी याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अजैविक घटक नहीं है, यानी अजैविक घटक नहीं है यानी कि जैविक घटक है। तो जैविक किसमें होता है जिसमें जीवन होता है। तो किसमें है तो हरा पेड़ पौधा जो होता है इसमें जीवन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। जैविक घटक किसमें है तो हरा पेड़ पौधा में है। और इसके बारे में जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति मतलब कि वो होता है जिसमें जीवन नहीं है, निर्जीव है, उसको कहते हैं अजैविक, और जिसमें जीवन है उसे कहते हैं जैविक। तो हरा पेड़ पौधा और जानवर ये सब क्या है इसमें जीवन है, इसलिए इसे जैविक घटक बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है सौर प्रभा मंडल यानी सोलर कोरोना का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा गया है। तो इसको कहा गया है आदित्य L1 कहा गया है। इस मिशन को कहा गया है आदित्य L1। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्न से कौन सा भारत में उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली कौन सा है, जतन है या गगन है या नाग है या गगन शक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा गगन। ऑप्शन नंबर बी है गगन। तो इस गगन तो इसका भी फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि गगन जो होता है यह इसरो अनुसंधान केंद्र का एक विकसित किया गया क्या है तो उपग्रह है। और गगन जो होता है तो जी से क्या होता है जी फॉर होता है जीपीएस। ए से क्या होता है तो ए से होता है एडेड, जीपीएस एडेड। और जी से जियो। उसके बाद ए से क्या होता है तो ये होता है ऑगमेंटेड। और एन से क्या होता है तो नेविगेशन। तो ये हो गया जीपीएस एडेड, उसके बाद होता है ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसका राइट आंसर यही होगा गगन। चलिए देखते हैं अब 57 है प्लास्टिक में निम्नलिखित में कौन सा उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक में किसका उपयोग करते हैं, ब्यूटेन का कि इथिलीन का कि क्रिप्टोन का या अमोनिया का। तो इसका राइट आंसर है इथिलीन। यानी प्लास्टिक जो होता है पॉलीथीन का बना होता है, इथिलीन। और पॉलीथीन जो होता है ये थर्मोप्लास्टिक होता है, जिसको गर्म करने पर क्या हो जाता है मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पे कठोर हो जाता है। तो पॉलीथीन जो है एथिलीन से बना होता है। एथिलीन जो होता है इसका सूत्र क्या होता है C2H4 होता है एथिलीन का सूत्र। और यह उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकृत के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग तार के कवरिंग में किया जाता है, वायरिंग में। और पैकिंग थैलिया में भी सामान जब लाते हैं तो थैली जो बनता है पॉलीथीन उसमें भी उसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्रणाली में शामिल नहीं है, यानी कि कशेरुकी प्रणाली है। इसका मतलब यही हुआ कि अकशेरुकी प्रणाली में नहीं है, इसका मतलब कशेरुकी प्रणाली में है। तो ये जो है सरीसृप जो है ये कशेरुकी में है, क्योंकि इसमें बैकबोन होता है। कशेरुकी प्रणाली में हमेशा बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन जो होता है किसमें होता है कशेरुकी प्राणी में होता है। तो पृथ्वी पर इस समुदाय के कितने टोटल हैं प्राणी तो 58,000 यानी 58 के जो है टोटल प्रजातियां पाई जाती है किसका तो कशेरुकी प्रणाली के। और ये जो होता है सरीसृप वर्ग जो होता है रेप्टाइल्स ये कशेरुकी प्रणाली का है। और मेसोजोइक युग जो होता है मेसोजोइक युग जो होता है इसी को रेप्टाइल्स युग भी कहा जाता है। मेसोजोइक युग को रेप्टाइल युग भी कहा जाता है, रेप्टाइल एज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, नेटवर्किंग सिस्टम में 59 है क्वेश्चन। कह रहा है कि नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का फुल फॉर्म क्या है। DHCP
इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर होगा सी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 60, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है इसके प्रतिपादक है जॉर्ज लेमेटर। आंसर होगा बी। बिग बैंग थ्योरी का कौन है प्रतिपादक? तो यह है जॉर्ज लेमेटर है और ये इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो साम्य अवस्था या सतत विकास जो है ये किसने दिया था? तो थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने क्या दिया था? सतत विकास का सिद्धांत। और महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेटर। और उसके बाद और इसमें जानते हैं तो दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो एलन संडेजा ने दिया था। एलन संडेजा जो है ये दोलन सिद्धांत दिया था। और उसके बाद स्फीति सिद्धांत ये किसने दिया था? तो एलन गुथ ने दिया था। तो ये भी आपको याद कर लेना है। दोलन सिद्धांत किसने दिया? तो एलन संडेजा ने दिया था। तो अब है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 से पहले दोस्तों आप जान लो कि अगर आपने अब सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। 61 देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल जो है यह कैसा डिवाइस है? तो यह इनपुट डिवाइस पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा सी। ट्रैक बॉल क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस का प्रयोग होता है मोशन डाटा यानी मोशन, और ये हो गया डाटा। मोशन डाटा ये जो है ट्रैक बॉल डिवाइस जो है मोशन डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में आप जान लिए। फिर 62 देखते हैं क्वेश्चन, और बहुत लंबा समय भी लग गया इसमें, तो आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपको अधिक नॉलेज बढ़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत में निर्माण होने वाला प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सी है? ऑप्शन ए है साइरस, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है कामिनी और ऑप्शन डी है अप्सरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अप्सरा जो है दोस्तों ये भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। तो ये जो है भारत, और ये जो है एशिया का, ये जो है एशिया का, तो इसमें जो है भारत में निर्मित क्या है? भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा हो गया? तो अप्सरा हो गया। और इसमें जो है एशिया का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में हुआ था। कब हुआ था अप्सरा? 1956 में किया गया था। तो ये जो है, और किसके द्वारा? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई से किया गया था। यह रिएक्टर 2009 में बंद भी कर दिया गया था, लेकिन पुनः 2018 में ट्राम्बे में स्विमिंग पूल के आकार का एक शोध रिएक्टर अप्सरा उन्नत का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये भी याद कर लेना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर है 63। निम्नलिखित में से किस तंत्रिका तंतुओं से बना होता है? निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच, ये जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? ये कौन सा है? तो यह है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जु। इसका राइट आंसर होगा टी। और ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा के पीछे का भाग होता है स्पाइनल कॉर्ड। मेरू रज्जु क्या होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा का पीछे का भाग होता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र होता है, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र का कार्य करता है। मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का भी संवहन यही करता है मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसे याद कर लें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर है 64। बरगद के पेड़ का जूलॉजिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम क्या है? तो बरगद का पेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फाइकस बेंथालेसिस। इसका राइट आंसर होगा ए। तो बरगद के पेड़ जो होते हैं इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंथालेसिस। और ये जो होता है ये जो है ओसिम टेन्यूफ्लोरम, ये है तुलसी का नाम, इसको भी याद कर लेना है, ये पूछा जाता है। तुलसी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओसियम टेन्यूफ्लोरम। ओसियम टेन्यूफ्लोरम
ये है तुलसी का नाम। एजेंटीरा चैंडिका ये किसका नाम है? तो ये जो है एजेंडा जो है नीम का नाम है। ये जो है नीम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एजेंडीरा चैंडिका। और फाइकस रिलीजियोसा ये किसका नाम है? तो फाइकस रिलीजियोसा जो है ये पीपल का नाम है, वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलीजियोसा। तो इसे भी याद कर लें। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 65। 1 बिलियन के चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण होता है जिसे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। तो उस बिलियन में क्या होता है? तो इस बिलियन में जो होता है वो होता है HCl। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको पता होगा कि जब चॉक यानी कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक का मतलब क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl के संग गर्म करते हैं, HCl के संग जब गर्म करते हैं तो इससे जो है CO2 जो गैस प्राप्त होता है, यही जो है चूने के रंग के पानी को दुधिया यानी उजला कर देता है। तो अंडे का कवच भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का कवच। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कंप्यूटर फील्ड में OLE का पूर्ण रूप क्या है? OLE इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इवेडिंग। इसका राइट आंसर होगा डी। OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका राइट आंसर होगा ए। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और बल जो होता है एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में मीथेन। मीथेन जो है ये क्या है? मीथेन जो है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं अगला 68 मीथेन। तो ये जो है मीथेन, मीथेन का प्रतीक क्या है? तो CH4 है। ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। मीथेन का जो है केमिकल फार्मूला है CH4। तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं 69 केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन पैमाने पर जो पानी का क्वथनांक है वो कितना होता है? तो 273.15 केल्विन होता है केल्विन पैमाने पर। और सेल्सियस पर जो हिमांक बिंदु 0 होता है, सेंटीग्रेड पर पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री C, फ़ारेनहाइट पर हिमांक बिंदु होता है पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री C, रोमर पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री C, 0 डिग्री R, और केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु 273 केल्विन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कोशिका खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज क्या था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका जो होता है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? रॉबर्ट हुक। और कोशिका का खोज किया था यही रॉबर्ट हुक ने ही। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडन एंड स्वान ने। यह भी इम्पोर्टेंट है। स्लाइडन एंड स्वान ने क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और हाइपरोपिया होता है तो उसे कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। तो मायोपिया में जो होता है पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, निकट है तो अवतल, और ये जो है निकट दृष्टि दोष है तो ये क्या होगा? अवतल होगा। अवतल को ही अपसारी लेंस कहते हैं और दूर दृष्टि को अभिसारी लेंस कहते हैं, दूर दृष्टि में उत्तल को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है रोगी जो है ये, इसलिए इसका समझने क्षमता कम हो जाता है और इसमें अपसारी यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है कि इंटेल कोर i9 क्या है? तो इंटेल कोर i9 जो है ये क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रोसेसर है। दिस इज प्रोसेसर। इंटेल कोर i9 इज अ प्रोसेसर। तो यह क्या है?
प्रोसेसर है और गेमिंग और कंटेंट जनरेशन के लिए कोर i9 प्रोसेसर इंटेल द्वारा बनाया गया था और इसे ही इंटेल प्रोसेसर एक क्या इंटेल कोर i9 एक प्रोसेसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है? त्रिशूल है या ब्रह्मोस है या आकाश है या पृथ्वी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ब्रह्मोस होगा। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस के संयुक्त परियोजना से बनाया गया यह मिसाइल है ब्रह्मोस। और यह जो है दोनों देशों के नदियों के नाम पर बनाया गया ये मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है दोनों नदी यानी भारत और रूस के नदियों से बना था। भारत में कौन था ब्रह्मोस? ब्रह्म से हो गया ब्रह्मपुत्रा और मोस से हो गया मस्कोवा। तो ब्रह्मपुत्रा भारत की नदी और मस्कोवा जो है रूस की नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। तो बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। और B1 जो होता है विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। और बेरी का अर्थ क्या होता है? चल नहीं सकना, यानी बेरी जो होता है उसमें चलने की क्षमता कम हो जाती है। चल अगला क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से मानवों के रोग में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से जो होता है वो टाइफाइड होता है। और इसका ट्रिक है जीवाणु डिप्सिटिका कुटनी है, इसमें सभी नाम आ जाते हैं। तो टाइफाइड जो होता है जीवाणु से बनाया जाता, जीवाणु इसमें होता है, जीवाणु कारण होता है टाइफाइड रोग। और जीवाणु जो है कौन सा जीवाणु है? तो साल्मोनेला टाइफी। इसमें जो होता है साल्मोनेला ये जो होता है टाइफी एक जीवाणु है। टाइफी ये जो है साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है जिससे यह टाइफाइड रोग होता है। और टाइफाइड रोग जो होता है मनुष्य के आंत को प्रभावित करता है। और आंत जब प्रभावित होगा तो इसका मतलब क्या होगा? दूषित खाना खाने से होता है टाइफाइड रोग। तो इस तरह से दोस्तों ये सेशन एंड होता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए।